नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के डार्क सीक्रेट्स में मैं बात करने के लिए आया हूं दिल्ली की एक नामी गिरामी मॉडल जेसिका लाल के बारे में। जेसिका लाल के बारे में आप लोगों में से काफ़ी लोगों को जानकारी होगी, काफ़ी लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा और पूरी जानकारी उनके पास नहीं होगी। ये वही जेसिका लाल है जिनका एक सेलिब्रिटी क्लब में कई 400, 500, 600 लोगों की भीड़ में इसलिए कत्ल कर दिया गया था गोली मारकर क्योंकि उन्होंने एक रईसजादे के बेटे को ये कह दिया था कि सर, आई कैन नॉट सर्व यू एल्कोहल एनी मोर। मैं आपको और शराब नहीं दे सकती क्योंकि बार बंद हो चुका है। एक शराब का पैग ना दिए जाने के कारण एक रईसजादे के बेटे ने सरेआम बिना किसी डर के जेसिका लाल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। एक सेलिब्रिटी क्लब में गोली चलती है, एक सेलिब्रिटी क्लब में कई लोग इस कत्ल को देखते हैं, हत्यारे को वहां से भागते हुए देखते हैं। सारा का सारा घटनाक्रम उनकी आंखों के सामने घटित होता है। लेकिन जब ये केस कोर्ट में पहुंचता है तो 33 विटनेसेस जो कि गवाही देने वाले थे अक्यूज के अगेंस्ट में, वो यू टर्न मार लेते हैं और अगले दिन न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन छपती है, नो वन किल्ड जेसिका। सारे के सारे आरोपियों को बरी कर दिया जाता है, बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिविस्ट्स और सिर्फ जेसिका के परिवार की मेहनत की वजह से 10 साल बाद इवेंचुअली इनको इंसाफ मिलता है। लोगों का ये मानना है कि जेसिका अगर उस समय उनका कत्ल नहीं हुआ होता तो शायद बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती। हम इफ्स एंड बट्स में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि किस तरीके से आपका जुडिशियल सिस्टम, किस तरीके से आपकी पुलिस और किस तरीके से आपके वो दोस्त जिनके ऊपर आप यकीन करते हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, किस तरीके से वो आपको धोखा दे सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को आपके सामने बेनकाब कर सकते हैं। ये कहानी है जेसिका लाल की, ये कहानी है हर उस इंसान की जिन्होंने इस कत्ल को देखा लेकिन बाद में कोर्ट के सामने साफ तौर पे मुकर गए। और ये कहानी उन्हीं लोगों की है जिनको आज भी हम आइडल्स मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और कई लोग उनके साथ काम करने के लिए लालायत रहते हैं, ये जानते हुए भी that these are the same people who said no one killed Jessica. This video is all about the dark secrets of Jessica Lal murder case. इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों को इस हत्याकांड के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके नामों से अवगत करा देता हूँ। सबसे पहले ऑब्वियसली जेसिका लाल जो कि इस केस की विक्टिम है। उसके बाद है सबरीना जो कि जेसिका की बहन है। उसके बाद शयान मुंशी जो कि एक्टर मॉडल हैं, जेसिका की दोस्त हैं। मालिनी रमानी जो कि एक मॉडल थी, जेसिका की बहुत अच्छी करीबी मित्र हुआ करती थी। बीना रमानी और जॉर्ज मेलहॉट जो कि मालिनी के पेरेंट्स थे और टेमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट के मालिक थे जहाँ पे ये हत्याकांड हुआ था। सिद्धार्थ शर्मा उर्फ मन्नू जो कि केस का मुख्य आरोपी है। विनोद शर्मा जो कि पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सिद्धार्थ के यानी पिताजी हैं। और विकास यादव जो कि सिद्धार्थ के दोस्त हैं और एक नेता डीपी यादव जी के बेटे हुआ करते थे। 5 जनवरी 1965 को जेसिका लाल का जन्म नई दिल्ली में होता है। बड़े प्यार से घर वाले इन्हें घर में शोना कह के बुलाया करते थे। इनकी छोटी बहन का नाम सबरीना था और छोटी उम्र से ही जेसिका लाल का मॉडलिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षण था। वो मॉडलिंग करना चाहती थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी और धीरे धीरे अपने मेहनत के बलबूते उन्होंने मॉडलिंग इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम भी कमा लिया था। लेकिन फिर भी जब फ्री रहती थी तो छोटा मोटा काम करने से कोई गुरेज नहीं रखती थी क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा हमेशा ही उनकी हेल्प किया करता था। उनका सपना था मॉडलिंग के बाद बॉलीवुड में कदम रखना और इसीलिए वो कोशिश कर रही थी कि जितना भी पैसा वो कमा सकें उतना कमा के मुंबई की तरफ प्रस्थान करें। एक मिडिल क्लास लड़की का एक सपना जो कि इस हत्याकांड की वजह से ख़त्म कर दिया गया था। मॉडलिंग के दौरान ही जेसिका की मुलाकात हुई थी मालिनी रमानी से जो कि खुद उस समय मॉडल हुआ करती थी। जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, बीना रमानी की बेटी थी ये वही बीना रमानी है जिनका मेहरौली के दिल्ली की कुतुब कॉलोनी हवेली में टेमरिंड नाम का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था और जॉर्ज मेलहॉट जो कि कनाडा के मूल निवासी थे मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एक बहुत बड़े बिजनेस थे। तो बेसिकली एक बड़ी फैमिली की एक नॉन बेटी वो जेसिका की दोस्त थी और इन्हीं सर्कल में जेसिका घुमा करती थी। बीना रमानी जो कि मालिनी रमानी की माता जी हैं, वो एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी का हिस्सा रहा करती थी। एक ज़माना था जब वो राज कपूर को राखी बांधा करती थी। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो जीनत अमान जैसे लोगों के साथ दोस्ती रखा करती थी, उनके सर्कल में घुमा करती थी। सो बेसिकली
हर उस इंसान को जो कि महत्वपूर्ण था इस इंडस्ट्री के अंदर, बीना रमानी हर किसी को जानती थी। और इसी वजह से मालिनी रमानी का करियर, जिसके बारे में मैं थोड़ा आगे जाके बात करूंगा क्योंकि मैं पर्सनली उनसे मिला हुआ हूँ फैशन वीक्स वगैरह के दौरान में, उनके करियर को सेट करने में बीना रमानी को कभी भी कोई परेशानी आई नहीं। मालिनी के पिता जॉर्ज 1999 को कनाडा शिफ्ट हो रहे थे हमेशा के लिए। तो 29 अप्रैल को बीना रमानी ने एक फेयरवेल पार्टी रखी। मालिनी रमानी इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि जेसिका को कैश की ज़रूरत पड़ती रहती है, वो हमेशा काम ढूंढती रहती है। और मालिनी रमानी को एक ऐसे बार टेंडर की ज़रूरत थी जो कि देखने में सुंदर भी हो, प्रेजेंटेबल भी हो, अच्छे तरीके से बातचीत कर पाए और गेस्ट्स को एंटरटेन कर सके सही से बार के ऊपर। उन्होंने जेसिका से पूछा कि क्या आप बार टेंडर का ये काम करना चाहेंगी। हालांकि जेसिका बार टेंडर नहीं थी, पर चूंकि मालिनी उनकी काफ़ी अच्छी दोस्त थी, उन्होंने इस काम के लिए हाँ कह दिया। मेरा अंदेशा यहाँ पे ये भी है, हालांकि ये मीडिया रिपोर्ट में कहीं लिखा नहीं गया है, पर मेरा अंदेशा यहाँ पर ये भी है कि चूंकि मालिनी की माताजी बीना इंडस्ट्री में काफ़ी मजबूत पकड़ रखा करती थी, तो जेसिका मालिनी से क्लोजनेस बना के रखना चाहती थी कि वो उनके करियर में उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, जो कि पॉसिबली होता भी, क्योंकि मालिनी रमानी आगे जाके खुद भी एक फैशन डिज़ाइनर बन गई। तो अंदेशा मेरा ये है कि यहाँ पे प्रोबेबली ये हुआ होगा इस बार टेंडर काम के लिए जेसिका ने इसीलिए हाँ भरी होगी। जेसिका सुबह सुबह अपनी बहन सबरीना के साथ घर से निकलती है। सबरीना इन्हें ड्रॉप करती है। जेसिका सबरीना को कहती है कि शाम को टैमरिन रेस्टोरेंट आ जाना, हम मस्ती करेंगे। जब पार्टी वार्टी खत्म हो जाएगी, आफ्टर पार्टी का सीन होता है, वहाँ पे हम अपने दोस्त यारों के साथ थोड़ी चिल करेंगे। और यहीं पर शयान मुंशी को भी इन्विटेशन दिया गया, जो कि इनके बहुत करीबी मित्र थे, कि आप भी पार्टी में आ जाना, We will all sit together, we will all enjoy। किसी को भी ये अंदेशा नहीं था कि रात को कहानी कुछ और होने वाली है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, जो शायद आपको पता नहीं होगी, कि 29 तारीख को जो ये पार्टी रखी गई थी टैमरिन रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे जेसिका लाल को बुलाया गया था वीआईपी गेस्ट्स को अल्कोहल सर्व करने के लिए, इस रेस्टोरेंट के पास लिकर लाइसेंस था ही नहीं। यानी इल्लीगल तरीके से यहाँ पे शराब लोगों को दी जा रही थी और दिल्ली सरकार आराम से चुप्पी मारकर बैठी थी, क्योंकि ये रेस्टोरेंट एक बहुत ही बड़े इंसान का था। वैसे तो उस रोज जो ये पार्टी रखी गई थी, कहा यह गया था इट वाज इनवाइट ओनली पार्टी, लेकिन कई लोग वहाँ पे ऐसे भी थे जिनके पास कोई इन्वाइट नहीं था। कंडीशन सिर्फ एक थी कि इस हाई प्रोफाइल पार्टी में एंट्री वही कर सकता है जो कि खुद हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो। अब सवाल आता है कि हत्यारे वहाँ पर कैसे पहुँचे, क्या इनको पार्टी के लिए इनवाइट किया गया था। तो आपको ये भी बताता चलूँ कि इन लोगों के पास कोई भी इनवाइट नहीं था। सिद्धार्थ शर्मा, जो कि हरियाणा के मशहूर नेता विनोद शर्मा का बेटा था, उसको अपनी पावर भली भांति पता थी। इनके पिताजी जो हैं सांसद रह चुके थे, केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, तो बड़े बाप का बेटा हूँ, वो वाला जलवा इनके अंदर मौजूद था। ये वही सिद्धार्थ शर्मा है जिसका घर का नाम मन्नू है। पैसे और पावर से उसके ईगो से भरपूर ये इंसान अपने दोस्तों के साथ उस समय न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की एक कोठी में बैठकर शराब पी रहा था। उसके पहले ही दिन इसको अपनी माताजी के साथ चंडीगढ़ जाना था, पर वो प्लान कैंसिल हो गया था और ये अपने दोस्तों के साथ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में शराब पी रहा था और खूब ज़्यादा शराब पी ली थी। शराब पीते पीते बड़े लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन होने शुरू होते हैं और सिद्धार्थ शर्मा अपने दोस्तों को ये बताता है कि अरे यार, आज तो टैमरिन रेस्टोरेंट में पार्टी है, वहाँ चलते हैं। इन सबको पता था कि टैमरिन रेस्टोरेंट में द हुज हू ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ऑफ द फैशन इंडस्ट्री, वो लोग मौजूद होंगे, तो वहाँ पे नयन सुख प्राप्ति इनको काफ़ी ज़्यादा होती। और चूँकि पैसे का और अपनी पावर का इतना ज़्यादा गुमान था इनको, इन्हें ये भी यकीन था कि यहाँ पे ये जाके लड़कियों के साथ कोई भी हरकत करेंगे तो इनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। जैसा कि नेताओं के बेटों में जो एटीट्यूड होता है, एग्जैक्ट सेम एटीट्यूड सिद्धार्थ शर्मा का भी था। 3 लोग, विकास यादव, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना, इन 3 लोगों को लेकर रात के 2 बजे सिद्धार्थ शर्मा टैमरिन रेस्टोरेंट पहुंचता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो ये एक प्राइवेट पार्टी थी, पर सिद्धार्थ इसमें फिर भी शामिल हो जाता है क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल बाप का बेटा था। उसने बारटेंडर जेसिका लाल से एक शराब का पैग मांगा। अब चूंकि समय रात के 2-2:30 बज रहे थे, बार बंद हो चुका था, जेसिका ने शराब देने से मना कर दिया। तो सिद्धार्थ शर्मा ने अपनी पॉकेट से 1000 रुपये निकाले, सामने बार पे रखा और कहा, सर्व मी। जेसिका लाल ने फिर से वही जवाब दिया कि सर, द बार इज क्लोज्ड, आई कैन नॉट सर्व यू एनी मोर। अगला कदम सिद्धार्थ शर्मा का था कि उसने 22 कैलिबर की एक रिवॉल्वर अपने पॉकेट से निकाली और 3 हवाई फायर किए और फिर से कहा, शराब दे।
यहाँ पे कुछ एक्सप्लिसिट वर्ड्स भी यूज़ किए गए थे, गाली गलौज भी करी गई थी, जो ऑब्वियसली हम इस वीडियो पे नहीं बता सकते, नहीं कह सकते, बट यू गेट द जिस्ट। किसी भी इंसान के सामने, स्पेशली एक लड़की के सामने अगर कोई बंदूक निकाल देता है और 3 गोलियां भी चला देता है तो वो लड़की घबरा सकती है, डर के मारे पेग शराब दे सकती है। पर जेसिका लाल ने फिर भी हिम्मत करी और उसने फिर से कहा, सर द बार इज शट, आई कैन नॉट सर्व यू। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लाउड था और जब गोलियाँ चली किसी ने भी वहाँ पे इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। जो भी 400-500 लोग 600 लोग वहाँ पर थे, नो वन नोटिस्ड कि क्लब के अंदर 3 गोलियां चल चुकी हैं। जेसिका लाल शराब सर्व ना करने के ऊपर टिकी हुई थी और सिद्धार्थ शर्मा अपने पावर में, अपने पिता के पावर में बिल्कुल मदहोश था। उसने अचानक से बंदूक जेसिका लाल पर तानी और एक गोली उसके सर पे मार दी। जेसिका लाल खून से लथपथ होकर जमीन पर फर्श पर गिर जाती है। बाजू में ही शयान मुंशी खड़े थे और शयान मुंशी जेसिका लाल के दोस्त थे। उन्होंने ये हत्याकांड पूरी तरीके से देखा और जैसे ही उन्होंने ये हत्या देखी, खून से लथपथ जेसिका की लाश को देखा, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अचानक से एक मदहोश पार्टी जहाँ पे शराब और शबाब और कबाब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, वो रुक जाती है, सन्नाटा छा जाता है और लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। एवरीवन सॉ किसने क्या किया और शयान मुंशी ने तो हेड ऑन देखा था कि क्या हुआ। पर कहानी आगे बदल जाती है। इन सब चीज़ों के दौरान में बीना रमानी वहाँ पे दौड़ते हुए आती है कि चिल्लाती है कि हु आर यू, और तुम बंदूक लेके क्लब के अंदर कैसे घुस गए। उनका पहला ध्यान ये नहीं था कि जेसिका लाल सही सलामत है कि नहीं, उसके ऊपर पहले ध्यान दे। उनका पहला क्वेश्चन ये था कि तुम कौन हो। बीना रमानी के इस चीख चिल्लाहट के बाद सिद्धार्थ शर्मा अपने तीनों दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। जेसिका लाल को सबसे पहले अशोक हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ से इनको अपोलो हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। इन सब चीज़ों के दौरान जेसिका लाल की बहन सबरीना के पास फ़ोन जाता है कि आपकी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। कुछ समय बाद उनके पास फिर से एक कॉल जाता है कि वो अपोलो हॉस्पिटल में है और उनको गोली लग गई है। फिर उनके पास एक और कॉल जाता है जहाँ पे डॉक्टर्स ने जेसिका लाल को मृत घोषित कर दिया है। ये इन्फॉर्मेशन जेसिका लाल की छोटी बहन सबरीना को दी जाती है। इमेजिन करिए वो सिनारियो जहाँ पे एक छोटी बहन के पास ये कॉल जाए और सामने से आवाज़ आए कि आपकी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उस छोटी बहन का रिएक्शन क्या होगा? शॉक्ड, टूटा, इंटरनली ब्रोकन। शी डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शर्मा मेहरौली में ही एक जगह जाता है और अपने उस हथियार को ज़मीन में गाड़ देता है। यहाँ से वो भाग के पहुँचता है विकास यादव के घर। विकास यादव के पास पहुँचने के बाद वो वहीं पे छुपता है। घटना की जानकारी दिल्ली पुलिस के पास पहुँचती है। दिल्ली पुलिस आती है और लोगों से बातचीत करना शुरू करती है, उनके बयान लेना शुरू करती है। सबका बयान सेम था कि सिद्धार्थ शर्मा उर्फ मन्नू ने ही जेसिका लाल के ऊपर गोली चलाई थी। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सबने यही बयान दिया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बयान था शयान मुंशी का, जो कि जेसिका लाल के बाजू में खड़ा था जब ये कत्ल हुआ। उससे उसका बयान लिया गया। उसने सिद्धार्थ शर्मा ने गोली मारी है इस बात की पुष्टि भी करी। बयान को दर्ज किया गया, उसके हस्ताक्षर किए गए। शयान मुंशी ने उस समय एक अच्छे, सच्चे और एक मानवीय दोस्त होने का एक सबूत पेश किया, जहां पे उन्होंने खुलकर बताया हु किल्ड जेसिका। जांच जब शुरू हुई तो मुख्य आरोपी सिद्धार्थ शर्मा और उसका परिवार जो है वो भाग जाता है, फरार हो जाता है, जबकि उसके 2 साथी आलोक खन्ना और अमरदीप गिल, उनको 4 मई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी दिन रेस्टोरेंट के जो मालिक थे, बीना रमानी, जॉर्ज मेलहेट, मालिनी रमानी, इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है इस आरोप में कि इन्होंने इलीगल तरीके से शराब लोगों को दी, जबकि इनके पास कोई लिकर लाइसेंस था ही नहीं। और इनके ऊपर यह भी आरोप लगा था कि इन्होंने जेसिका लाल के खून के निशान फर्श से साफ करवा दिए थे। बीना रमानी ने फिर एक इंटरव्यू दिया था आपकी अदालत में, जो कि रजत शर्मा के द्वारा होस्ट किया जाता है, जो कि ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के काफ़ी नज़दीक हुआ करते थे उस समय। बीना रमानी ने यह कहा कि जिस समय गोली चली, मैंने आवाज़ सुनी, मैं दौड़कर वहाँ पर पहुँची तो जेसिका फर्श पर पड़ी थी और वहाँ पर खड़े लोग एक युवक की तरफ इशारा कर रहे थे कि गोली इसने मारी है। उस लड़के ने ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट पहनी थी।
मैंने लोगों को उसको पकड़ने के लिए कहा। मैंने लोगों को ये कहा पुलिस को इत्तला करें, एम्बुलेंस बुलवाएं। तब तक मैं ये लड़का वहाँ से अपने मित्रों के साथ भागने लगा। तो मैंने अपने पति जॉर्ज से भी कहा कि वो भाग कर उनको पकड़ने की कोशिश करें। किसी इंसान के पास कोई बंदूक हो और अगर आपको पता चल चुका है कि वो एक गोली चला चुका है किसी को मारने के लिए, कि आप क्या सच में अपने परिवार के किसी इंसान को उस इंसान के पीछे भागने के लिए कहोगे? आई हैव अ लिटिल डाउट ऑन दैट। आप क्या सोचते हो? कमेंट करके मुझे इस बारे में ज़रूर बताना। इसके आगे फिर बीना रमानी ने यह कहा कि उसके बाद हमने अशोक हॉस्पिटल में फ़ोन कर दिया और उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँची जहाँ पे जेसिका की लाश थी, और जेसिका की लाश को हमारे स्टाफ ने टेबल क्लॉथ में कवर करके रख दिया था। एक स्टाफ की मदद से उसे लेकर हम अस्पताल पहुँचे। ऐसे में मैं वहाँ से जेसिका लाल के खून के धब्बे साफ क्यों करवाती, बल्कि जिस स्टाफ ने जेसिका लाल को हॉस्पिटल पहुँचाने में मदद करी थी उसकी शर्ट के ऊपर भी खून के दाग लगे हुए थे, वो भी मैंने पुलिस के सुपुर्द कर दिए थे। पहले भाग में क्या बोला था? गोली चली, मैंने आवाज़ सुनी, मैं वहाँ पहुँची, जेसिका पड़ी हुई थी। फिर मैंने अपने पति को भी बोला उनके पीछे भागने के लिए। आगे क्या कहा जाता है कि मैं बाद में वहाँ पहुँची, उन्होंने टेबल क्लॉथ से जेसिका की लाश को, उसकी बॉडी को लपेट दिया था। वो मरी थी नहीं मरी थी वो तो बाद की बात है कि वो जिंदा थी कि नहीं उस समय। पर डिस्क्रिपेंसी जो यहाँ पे इस इंटरव्यू के दौरान दी गई उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग रजत शर्मा जी के द्वारा नहीं करी गई। मेरे ख्याल में जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस के दौरान राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों ने रिया चक्रवर्ती जैसों का इंटरव्यू लिया और उनसे वो सवाल नहीं पूछे जो उनको संदेह के घेरे में डालते हैं सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के लिए, उसी तरीके से ये इंटरव्यू भी दिया गया था जहाँ पे बीना रमानी और रमानी फैमिली को बेसिकली क्लीन चिट देने की तैयारी करी गई थी। अगर हम बात करें हमारे जुडिशियल सिस्टम की तो उनकी नपुंसकता इसी बात से साबित होती है कि इन तीनों को इमीडिएटली जमानत मिल जाती है, ये कहते हुए कि बीना रमानी ब्रिटिश सिटीज़न है, जॉर्ज जो हैं वो कैनेडियन सिटीज़न है और मालिनी जो हैं वो अमेरिकन सिटीज़न है। हालांकि इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे पर इनको जेल में कोई समय नहीं बिताना पड़ा, इनकी सुनवाई में कोई भी समय व्यतीत नहीं किया गया, इमीडिएटली सारा का सारा काम हो गया। 3 अगस्त 1999 को पुलिस ने मामले की चार्जशीट फाइल करी। मामला कोर्ट में पहुंचता है। 100 लोगों के बयान लिए जाते हैं पर उनमें से एक इंसान ने भी ये नहीं कहा हु किल्ड जेसिका। जिन लोगों ने 29 तारीख को ये कहा था कि सिद्धार्थ शर्मा ने जेसिका का मर्डर किया है वो सारे के सारे मुकर गए और इन सब में सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह जो पुलिस के पास था, शयान मुंशी, जो कि जेसिका लाल का दोस्त था, वो भी अपनी बात से मुकर गया। जब पूछताछ के दौरान शयान मुंशी से ये पूछा गया कि आपने तो बयान जो दर्ज किया है उस पर आपके हस्ताक्षर हैं, वो कैसे? तो शयान भाई साहब का कहना था कि मुझे हिंदी नहीं आती है, पुलिस ने हिंदी में बयान लिखा है, उसमें क्या लिखा गया है मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही हस्ताक्षर उसके ऊपर कर दिए। शयान मुंशी ने ये तक कहा कि सिद्धार्थ शर्मा ने 3 गोलियां हवा में चलाई लेकिन जेसिका लाल के ऊपर गोलियां उन्होंने नहीं चलाई, वो किसी और ने चलाई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट जब सामने आई थी तो उसमें भी ये बताया गया था कि ये 2 अलग अलग बुलेट्स की केसिंग्स हैं, कि जिस बंदूक से हवा में फायरिंग करी गई और जिस बंदूक से जेसिका लाल को मारा गया वो बंदूकें अलग अलग हैं। सवाल यह है कि शयान मुंशी मुकरे तो मुकरे, पर जब 3 गोलियां चली तब भी उन्होंने जेसिका को बचाने की कोई कोशिश नहीं करी, उनको वहां से हटाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। अब समय में आगे आ जाते हैं 21 फरवरी 2006। ट्रायल कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। ट्रायल कोर्ट हमारी दिल्ली पुलिस को कहती है कि आप हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद नहीं कर पाए, आप सिद्धार्थ शर्मा और बाकी लोगों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, आपके पास कोई गवाह नहीं है, आपके पास कोई भी ऐसी पुख्ता चीज़ नहीं है जो ये पॉइंट आउट करती हो कि सिद्धार्थ शर्मा ने ही जेसिका लाल को मारा। सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। हमारा जुडिशियल सिस्टम बड़े लोगों की पावर के आगे और दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी के आगे घुटने टेकता है और कहता है थैंक यू फॉर योर सर्विस, वी आर लेटिंग यू गो। और अगले दिन, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, हेडलाइन छपती है नो वन किल्ड जेसिका। जिन लोगों को 1999 का ये किस्सा नहीं याद है उनको मैं थोड़ा आगे लेके आना चाहता हूँ। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करी गई थी पर पब्लिक का आक्रोश इतना ज़्यादा था, पब्लिक का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि सरकार को, मीडिया को उसके आगे झुकना पड़ा और वो सब कुछ दिखाना पड़ा जो कि आप देखना चाहते थे।
जिसके अगेंस्ट में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते थे। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा उस समय, जो कि कांग्रेस की ही सरकार थी, दिल्ली में भी और केंद्र में भी, निर्भया का इलाज करवाने के लिए उसको सिंगापुर भेजा गया था, ये कहते हुए कि वहां पे बेहतर इलाज होगा। पर मैं आपको बता रहा हूं, निर्भया भारत में ही दम तोड़ चुकी थी। पर चूंकि वो भारत में दम तोड़ चुकी है, ये इंफॉर्मेशन अगर लोगों को यहां दी जाती तो और ज्यादा सड़कों के ऊपर दंगे फसाद हो सकते थे। उस चीज से बचने के लिए कांग्रेस सरकार ने निर्भया को देश के बाहर भिजवा दिया कि बाहर से खबर आने पे लोग थोड़ा कम रिएक्शन देंगे। मैं यहाँ पे आपको 2012 और निर्भया के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि जनमानस का जो आक्रोश होता है, जो दबाव जब पड़ता है, तो सरकारें कैसे झुकती हैं। ये जेसिका हत्याकांड में भी हुआ था। लोग इस फैसले से नाराज थे कि आखिरकार खुलेआम ऐसे हत्याकांड होने के बावजूद भी मुजरिमों को खुलेआम बाइज्जत बरी कैसे किया जा सकता है। पब्लिक सड़क पे आती है, पब्लिक अपना एक्टिविज्म करना शुरू करती है। इंडियन मीडिया का भी उसमें बहुत अच्छा रोल रहा, जहाँ पे उन्होंने कई ऐसे पोल्स किए जहाँ पे लोगों से पूछा गया कि क्या इस केस को दोबारा ओपन किया जाना चाहिए, और बढ़ चढ़कर लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और कहा कि हाँ, इस केस में नाइंसाफ़ी हुई है, इस केस को दोबारा से रीओपन किया जाना चाहिए। करीबन 2.5 से 3 लाख मैसेजेस थे न्यूज़ मीडिया हाउसेस के पास, जहां पे लोगों ने अपना ओपिनियन बड़े ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में लिखा था और भारतीय पॉलिटिक्स को घुटने पे आने पे मजबूर कर दिया था, जुडिशियल सिस्टम को घुटने पे आने पे मजबूर कर दिया था। इन मैसेजेस को राष्ट्रपति तक पहुंचाया गया था कि समवन किल्ड जेसिका एंड वी वांट टू नो हु। जनता के आक्रोश के बाद 18 अप्रैल 2006 को न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन और न्यायमूर्ति जे.एम. मलिक की बेंच ने मनु शर्मा को 1 लाख रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस बात की भी ताकीद दी कि इस केस को रीओपन किया जाए और जल्द से जल्द इस केस को खत्म किया जाए। 9 सितंबर 2006 को एक स्टिंग सामने आता है जो कि तहलका ने किया था। तहलका ने ऐसे कई विटनेसेस से बात करी जो कि इस केस से रिलेटेड थे, और चूंकि उनको पता नहीं था कि उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है और स्टिंग ऑपरेशंस का वो सिस्टम हिंदुस्तान में नया नया था, तो काफ़ी लोग उससे फंस रहे थे उस टाइम पे। उन्होंने ये कहा कि हमें डरा के और हमें पैसा देके हमारा मुंह बंद करवाया गया है। सिद्धार्थ शर्मा को बचाने के लिए, मनु को बचाने के लिए लोगों के ऊपर दबाव डाला गया, उनको धमकियां दी गई, तुम्हारे परिवार को मरवा देंगे, तुम्हारे परिवार को उठा देंगे, थिंग्स लाइक दैट, जो कि नॉर्मल गूंस और गुंडे करते हैं। एक और स्टिंग ऑपरेशन हुआ था शयान मुंशी का, और ये स्टिंग ऑपरेशन बड़ा दिलचस्प है, जहाँ पे कास्टिंग मैनेजर बन के तहलका वाले इनके पास पहुंचे थे और इनसे कहा था कि हम आपको अपनी मूवी में साइन करना चाहते हैं। और बातचीत के दौरान इन्होंने शयान मुंशी को कहा कि देयर इज ओनली वन डिफिकल्टी, दैट यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, जो कि आपने भी रिसेंटली कहा है कि मुझे हिंदी नहीं आती है। तो शयान मुंशी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। और उन्होंने फटाफट उसी समय, जो कैमरा उनको पता नहीं था कि एग्जिस्ट कर रहा है उस समय, उन्होंने फटाफट हिंदी के डायलॉग मारने शुरू कर दिए और इस बात को साबित कर दिया कि उन्होंने कोर्ट में अंडर द ओथ झूठ बोला था। ही न्यू हु किल्ड जेसिका, बट बिकॉज ऑफ हिज स्टेटमेंट और उनके झूठ की वजह से हेडलाइन छपी थी नो वन किल्ड जेसिका। जनता और मीडिया के दबाव में इस केस को दोबारा से ओपन किया गया और आखिरकार 15 दिसंबर 2006 को न्यायमूर्ति R.S. सोडी और न्यायमूर्ति P.K. भसीन की उच्च न्यायालय की बेंच ने 61 पन्नों का एक फैसला सुनाया, जिसमें सिद्धार्थ शर्मा उर्फ मन्नू को दोषी करार दिया गया। 20 दिसंबर 2006 को सिद्धार्थ शर्मा को जेसिका लाल हत्याकांड के आरोप में सजा सुनाई जाती है और उम्र कैद की सजा दी जाती है। इनके मित्रों को 4-4 साल की सजा दी जाती है। 2010 के आसपास में शयान मुंशी के ऊपर भी केस चल रहा था, जहां पर उनके ऊपर झूठी गवाही देने का आरोप लगा था, पर उनको कोई सजा ऐसा नहीं सुनाई गई। इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और 19 अप्रैल 2010 में सुप्रीम कोर्ट भी इन फैसलों को सही मानती है और सिद्धार्थ शर्मा की सजा को बरकरार रखती है। अब सवाल यह है कि इस हत्याकांड में जो लोग शामिल थे वो अब कहाँ हैं? तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देता हूँ कि सिद्धार्थ शर्मा को 2020 में अच्छे बर्ताव के तौर पर जल्दी रिहा कर दिया गया था। वो अब बड़े आराम से अपने फैमिली का बिजनेस रन कर रहा है। सबरीना, जो कि जेसिका लाल की छोटी बहन थी, 2021 में लिवर के इशू की वजह से, उसकी बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। जेसिका लाल के पेरेंट्स की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। शयान मुंशी, जो कि जेसिका लाल हत्याकांड का सबसे चश्मदीद गवाह था, वो आज भी एक्टिंग कर रहा है और अपने जीवन का अच्छी से भली भांति व्यापन कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। बीना रमानी, जिनके यहाँ पे इलीगल तौर पे शराब दी जा रही थी, उस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया, पर वो भी बड़े आराम से एक्टिविस्ट बन के, सोशल एक्टिविस्ट बन के आराम से लोगों के बीच में बड़ी बड़ी सोसाइटी में घूम रही हैं
और लोग उनको सलाम ठोकते हैं विथ फुल रिस्पेक्ट। मालिनी रमानी फैशन डिज़ाइनर बन चुकी है, सोशल एक्टिविस्ट बन चुकी है। मैं आपको बता रहा था कि मैं उनके बारे में बात करूंगा। कई फैशन वीक्स में मैंने मालिनी रमानी को देखा है और वो अपने आगे किसी को भी कुछ नहीं समझती हैं। जो एटीट्यूड मुझे उनका दिखाई दिया है, जैसे कहते हैं ना कि बड़े लोग छोटे लोगों को या फिर अपने से 2 रुपए भी जिसके पास कम होंगे उनको कुत्ता समझते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का एटीट्यूड है उनका और वो अपने आगे किसी को भी नहीं समझती हैं। ये आपके आइडल हैं जो आपके सोशल एक्टिविस्ट्स हैं। बिल्कुल सलमान खान की तरह कि सड़क पे लोगों को मार देंगे, फिर बीइंग ह्यूमन करके आपका प्यार बटोर लेंगे। विकास यादव जो कि हत्याकांड के समय सिद्धार्थ शर्मा के साथ मौजूद था, उसने बाद में अपने बहन के प्रेमी नीतीश कटारा की हत्या कर दी थी। उस हत्या की वजह से आज वो जेल में बंद है। अब आ जाता है इस वीडियो में मेरा आप लोगों से सवाल। हमारा जुडिशियल सिस्टम अ कंप्लीट फेलियर। दिल्ली की पुलिस जो सुरक्षा देने में असमर्थ है, अच्छा काम भी कर रही है पर बहुत ज़्यादा बुरा काम भी कर रही है। दिल्ली की सड़कों के ऊपर सीसीटीवी कैमरास आज भी नहीं लगे हुए। कुछ दिन पहले ही मैं चांदनी चौक गया था, वहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी कैमरास नहीं चल रहे, बाकी सड़कों की तो आप क्या ही बात करोगे। पैसे का रुबाब, पैसे का घमंड, बड़े लोगों का सब कुछ करने के बाद, लोगों की हत्या करने के बाद, इलीगल काम करने के बाद सोशल एक्टिविस्ट बन के घूमना, और हमारे जैसे लोगों का, मध्यम वर्गीय परिवारों का या फिर दूसरे लोगों का उनकी उस आलीशान जिंदगी को देखकर अचंभित रह जाना और उनको अपना आइडल मानना, उनको सपोर्ट करना, क्या ये सही है? क्या क्वेश्चंस ना करना सही है? और क्या किसी भी इंसान को ऐसे मार देना सही है? क्या जस्टिस के लिए 15-15 साल, 20-20 साल केसों का चलना सही है? क्या गरीब का अपना कोर्ट केस की सुनवाई जो होती है उनको महीनों महीनों, सालों सालों तक डेट नहीं मिलती, छोटे छोटे केस चल रहे होते हैं सालों तक, क्या वो सही है? क्या अफजल गुरु जैसे लोगों को रातों रात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मिल जाती है, क्या वो सही है? क्या बड़े बड़े लोगों के लिए जब 2-2, 3-3 बजे न्यायपीठ खड़े हो जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सुनवाई करने के लिए, क्या वो सही है? और अगर ये सब गलत है तो आप और हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं? आप क्या सोचते हो इस सारे हत्याकांड के बारे में? आप क्या सोचते हो जुडिशरी के बारे में, इन फैशन लोगों के बारे में, बॉलीवुड के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे ये भी कहोगे कि इतने वर्षों बाद तुम जेसिका लाल के बारे में क्यों बात कर रहे हो, बट बात जेसिका लाल की नहीं है, सिर्फ बात हमारे सोसाइटी की है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सोसाइटी के उन सवालों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कई लोग कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। एक व्लॉगिंग चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट शो कर सकते हैं, जहाँ पे ज़िंदगी को थोड़ा चिल मोड में जीना प्रेफर करता हूँ मैं। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहें तो मेंबरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा सपोर्ट है वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना। आपके सपोर्ट का और आपके कमेंट्स का इंतजार करते हुए इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूं मैं। समय देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।